हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज के वीडियोस में हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके की कमिटीज होती हैं जिनके फंक्शंस, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो समझते हैं इन कमिटीज़ के बारे में कि इनका क्या फंक्शन होता है, इनका कॉम्पोजिशन कैसे होता है और इन कमिटीज़ को बनाया किस तरीके से जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंडिया में सबसे पहली बार 1921 में स्टैब्लिश की गई थी। 1921 के 2 साल पहले 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया था और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था। आज की तारीख में अगर हम देखें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स लोकसभा में से होते हैं और 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा में से। ये जो 15 और 7 मेंबर्स लोकसभा और राज्यसभा में से आते हैं, इनका इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिस सेम प्रोसेस से हम लोगों ने प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया था। अब ये जो 15 मेंबर्स लोकसभा में से इलेक्ट किए जाते हैं, ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं अपने आप में से, यानी अमंग्स द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इटसेल्फ इनका इलेक्शन किया जाता है। एंड सेम गोज विद द राज्यसभा ऑल्सो। ये जितने भी आपके 22 मेंबर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट स्पीकर के द्वारा किया जाता है और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, यानी कि हर साल ये मेंबर्स हमें दूसरे चेंज होते हुए देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस कमेटी के चेयरमैन की बात करें तो इनका जो चेयरमैन होता है वो ऑपोजिशन पार्टी से ही होना चाहिए। वैसे तो 1967 से पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट मेजॉरिटी वाली पार्टी से ही होता था, लेकिन हम लोगों ने 1967 में यह डिसाइड किया कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी उसी का मेंबर ही इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा, ताकि ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारी पार्लियामेंट के अंदर की, उसको भी मजबूत बनाया जा सके। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा। हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब बात करते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेजर फंक्शन क्या होता है। देखिए, इसके फंक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसे हम लोग सीएजी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से लेकर 151 के अंडर आती है। इस देश में सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर किसी भी दूसरे फंड से जो भी 1 रुपया भी खर्च करती है, उस सारे के सारे एक्सपेंडिचर का सारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये सीएजी ही करता है। आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो सरकार के करप्शन को पकड़ने का काम ही ये सीएजी करती है और सीएजी सरकार के इन सारे के सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं और ये एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड की जाती है और प्रेसिडेंट यही रिपोर्ट पार्लियामेंट में सेंड करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में जब ये रिपोर्ट्स जाती हैं तो पार्लियामेंट में सबसे पहले सीएजी की ये रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की इस रिपोर्ट को रिव्यू करता है कि ये रिपोर्ट्स सही बनाई गई हैं या नहीं, उसके बाद ही पार्लियामेंट के दूसरे मेंबर्स के पास भेजी जाती हैं। सीएजी की इन रिपोर्ट्स में हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिपोर्ट्स, फाइनेंस अकाउंट रिपोर्ट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग अकाउंट रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेजर फंक्शन है सीएजी की रिपोर्ट्स को रिव्यू करना। इसके बाद आते हैं हम लोग एक और अपनी इंपॉर्टेंट कमेटी पे, जिसे हम लोग एस्टिमेट कमेटी के नाम से जानते हैं। वैसे इस कमेटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार इसे 1921 में एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन भारत की आजादी के बाद इसे 1950 में एस्टैब्लिश किया गया। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी और उसी के रिकमेंडेशन पर 1950 में इस एस्टिमेट कमेटी को दोबारा से एस्टैब्लिश किया गया। ओरिजिनली तो वैसे इस एस्टिमेट कमेटी में हमें 25 मेंबर्स देखने को मिलते थे, लेकिन 1950 में हम लोगों ने एस्टिमेट कमेटी के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर
30 कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते थे, लेकिन एस्टीमेट कमेटी में हमें सारे के सारे मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही देखने को मिलते हैं। अब ये जो आपके 30 के 30 मेंबर हैं, इनका भी टर्म एक ही साल का होता है, इनका भी इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही होता है और इनका भी अपॉइंटमेंट लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी के बारे में क्यों ना पढ़ें, वैसे अगर आप सारी की सारी कमेटी एक एक करके डिटेल में पढ़ने जाएं तो शायद 258 से ज्यादा कमिटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इन 250 से ज्यादा सारी की सारी कमिटीज के सारे मेंबर्स और सारे चेयरमैन का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू ही होता है। यहां पर एक चीज यहां पर आपको अलग देखने को मिलेगी कि इनके जो चेयरमैन हैं वो रूलिंग पार्टी में से होते हैं, लेकिन कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस एस्टीमेट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है। एक तो इनका फंक्शन होता है टू एग्जामाइन द एस्टीमेट्स इन द बजट और साथ ही साथ दूसरे पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सजेशन भी देना। यहां तक कि ये एस्टीमेट कमेटी हमारी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी सजेस्ट करती है कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड जो आपकी पॉलिसीज और स्कीम्स हैं उसको और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक और यहां पे इंपॉर्टेंट कमेटी की, जिसे हम लोग कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के नाम से भी जानते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश की गई थी। अब ये जो कमेटी है इसमें ओरिजिनली हमें सिर्फ 15 मेंबर्स ही देखने को मिलते थे, जिसमें से 10 मेंबर लोकसभा से और 5 मेंबर्स आपके राज्यसभा से होते थे। लेकिन 1974 में ये जो कमेटी है इसके मेंबर्स को बढ़ा के 22 कर दिया गया, जिसमें से 15 मेंबर्स आते हैं आपके लोकसभा में से और राज्यसभा में से आते हैं आपके 7 मेंबर्स। अब आपकी फिर से वही चीजें इस कमेटी में रिपीट हो जाएंगी जो चीजें हम लोगों ने पिछली वाली कमेटीज में देखी। एग्जांपल के तौर पे ये जो 22 मेंबर्स हैं इन सभी का इलेक्शन कैसे होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होगा। सभी का टेन्योर यहां पर एक ही साल का होगा। इन सभी का अपॉइंटमेंट फिर से लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाएगा। अब आपको एक और चीज यहां पर याद रखनी है कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता है। इसके अलावा यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस से आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही होना चाहिए। अब इसके अगर आप फंक्शन को देखें तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के जो फंक्शन हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की 3 रिपोर्ट्स को रिव्यू करने का काम करती है, उसी तरीके से यहां पर जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो भी आपकी एक रिपोर्ट जो अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग की होती है इसको रिव्यू करती है। तो आप एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे हिंदी में लोक लेखा समिति के नाम से भी जाना जाता है, वो सीएजी की रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है, उसी तरीके से आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिपोर्ट में रिव्यू करने में कहीं ना कहीं असिस्ट करती है और मदद करती है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में अच्छे से समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू आईएएस ओरिजिन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।